अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं। हर सेकंड में 1 खरब विद्युत संकेत आपके विचारों को आकार दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, पृथ्वी, सूरज, आकाशगंगाएं, सब कुछ कहां से आया? वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या था? क्या वाकई में कुछ नहीं था, या फिर कुछ नहीं का मतलब ही कुछ और है? ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, ये वो प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। जब आप रात को तारों भरे आकाश को देखते हैं, जब आप अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, तब ये सवाल आपको छू जाता है। और आज 21वीं सदी में क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन भारतीय दर्शन एक साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जवाब सामने आ रहा है वो आपकी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2015 में एक प्रयोग हुआ। भौतिक विज्ञानी डॉक्टर शॉन कैरोल और उनकी टीम ने एक खाली वैक्यूम चैम्बर बनाया। इस चैम्बर से हर एक परमाणु, हर एक कण निकाल दिया गया, पूरी तरह से खाली। लेकिन जब उन्होंने अत्यंत संवेदनशील उपकरणों से इस खालीपन को मापा तो कुछ अविश्वसनीय दिखा। ये खालीपन वास्तव में खाली नहीं था, इसमें ऊर्जा उबल रही थी। छोटे छोटे कण प्रकट हो रहे थे और गायब हो रहे थे, हर एक सेकंड में लाखों बार। वैज्ञानिकों ने इसे क्वांटम फ्लक्चुएशन कहा, और इसी खोज ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। अब कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जा रहे हैं, आज से 1 साल पीछे, फिर 10 साल, फिर 100 साल, अब 1000 साल पीछे चले जाइए। मुगल काल, फिर गुप्त साम्राज्य, फिर बुद्ध का समय, और पीछे जाते रहिए 10,000 साल पहले जब इंसान ने खेती करना सीखा, 50,000 साल पहले जब हम गुफाओं में रहते थे, 1 लाख साल, 10 लाख साल, अब आप डायनासोर के युग में हैं, 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। और भी पीछे जाइए, 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी, 4.5 अरब साल पहले जब सूर्य का जन्म हुआ। 13 अरब साल पीछे जाते जाते आप एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं, वो क्षण जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन यहीं रुकिए, ये यात्रा यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। उस बिंदु से पहले क्या था? समय से पहले समय कैसा था? अंतरिक्ष से पहले अंतरिक्ष कहां था? ये सवाल इतना गहरा है कि 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इससे परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में पाया कि ब्रह्मांड का एक शुरुआती बिंदु होना चाहिए। लेकिन ये विचार उन्हें इतना असहज करता था कि उन्होंने अपनी समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि ब्रह्मांड को अनंत और स्थिर दिखाया जा सके। बाद में उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती कहा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 1948 में आइंस्टीन अपने कार्यालय में बैठे थे। उनके सामने ब्लैक बोर्ड पर समीकरणें लिखी थी। वो एक युवा भौतिक विज्ञानी कर्ट गोडल से बात कर रहे थे। गोडल ने उन्हें दिखाया कि सापेक्षता के सिद्धांत में समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन चौंक गए। अगर समय में पीछे जाना संभव है तो समय की शुरुआत का क्या मतलब है? क्या समय एक सीधी रेखा है या एक चक्र? और अगर ब्रह्मांड का एक शुरुआती बिंदु है तो उस बिंदु से पहले के पहले का क्या अर्थ है? ये प्रश्न आइंस्टीन को उनकी मृत्यु तक परेशान करते रहे। लेकिन आज 21वीं सदी में हमारे पास नए उपकरण हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें दिखाया है कि वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा अजीब है जितना हम सोच सकते हैं। 2012 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में, जिसे हम सर्न कहते हैं, वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसॉन की खोज की। ये वो कण है जो अन्य कणों को द्रव्यमान देता है। लेकिन इस खोज ने एक और गहरा सवाल खड़ा किया। अगर हिग्स फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैला है तो बिग बैंग से पहले ये कहां था? क्या ये हमेशा से था, या फिर ये भी किसी और चीज से उत्पन्न हुआ? यहां पर क्वांटम वैक्यूम का विचार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उसी प्रयोग में वापस चलते हैं। जब डॉक्टर कैरोल ने खाली वैक्यूम में ऊर्जा के उतार चढ़ाव देखे तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ नहीं, वास्तव में कुछ है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पूर्ण शून्य असंभव है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है
कि आप एक साथ किसी कण की स्थिति और गति को पूरी तरह नहीं जान सकते। इसका मतलब है कि हर जगह, हर समय ऊर्जा का एक न्यूनतम स्तर होना चाहिए, यहां तक कि पूरी तरह खाली जगह में भी। अब इस विचार को ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर लागू कीजिए। अगर क्वांटम वैक्यूम में लगातार ऊर्जा के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो क्या संभव है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम फ्लक्चुएशन से उत्पन्न हुआ हो? 2003 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब द यूनिवर्स इन अ नटशेल में इसी विचार को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बिग बैंग से पहले जैसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि समय खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के अनुसार ब्रह्मांड कुछ नहीं से अपने आप उत्पन्न हो सकता है। ये विचार पहली बार में अजीब लगता है। कैसे कुछ नहीं से आ सकता है? लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ये रोज होता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो वो एक जगह पर होता है, लेकिन जब आप नहीं देख रहे तो वो एक साथ कई जगहों पर होता है। ये सुपरपोजिशन कहलाता है। और जब दो कण एक दूसरे से उलझ जाते हैं तो वो एक दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हों। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन प्रयोगों ने साबित कर दिया कि यह सच है। तो अगर क्वांटम स्तर पर यह सब संभव है, तो क्या पूरा ब्रह्मांड भी एक क्वांटम घटना हो सकता है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञानी एलन गुथ ने 1980 में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने एक अविश्वसनीय तेजी से विस्तार किया। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एक सेकंड के 1 खरबवें हिस्से में ब्रह्मांड अपने आकार से 10 की घात 30 गुना बड़ा हो गया। ये इतनी तेज गति है कि अगर एक परमाणु को इसी दर से बढ़ाया जाए तो वो पूरी आकाशगंगा से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ? गुथ ने कहा कि ये क्वांटम वैक्यूम की ऊर्जा के कारण हुआ। वही ऊर्जा जो डॉक्टर कैरोल ने अपने प्रयोग में देखी थी। और अगर ये एक बार हो सकता है, तो क्या ये बार बार हो सकता है? क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर अनगिनत ब्रह्मांड हैं, सभी अपने अपने बिग बैंग के साथ? इसे मल्टीवर्स थियरी कहते हैं। और ये सिर्फ विज्ञान कथा नहीं है। स्ट्रिंग थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स की कई व्याख्याएं और कॉस्मिक इन्फ्लेशन का गणित सभी मल्टीवर्स की ओर इशारा करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी ब्रायन ग्रीन ने 2011 में अपनी किताब द हिडन रियलिटी में 9 अलग अलग तरह के मल्टीवर्स की संभावनाओं का वर्णन किया। एक में अनंत ब्रह्मांड हैं जो लगातार बन रहे हैं। दूसरे में हर क्वांटम निर्णय एक नया ब्रह्मांड बनाता है। तीसरे में विभिन्न आयामों में अलग अलग भौतिक नियमों वाले ब्रह्मांड हैं। ये सब सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन गणित इसका समर्थन करता है। और जो चीज गणित में संभव है, वो अक्सर प्रकृति में भी पाई जाती है। लेकिन अब एक पल के लिए रुकिए। ये सारे वैज्ञानिक सिद्धांत एक मूलभूत प्रश्न से जूझ रहे हैं। वो प्रश्न जो हजारों साल पहले भारतीय दार्शनिकों ने पूछा था। शून्य क्या है? कुछ नहीं का वास्तविक अर्थ क्या है? और क्या शून्य वास्तव में खाली है या फिर वो सब कुछ की संभावना से भरा है? प्राचीन भारत में लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने शून्यता का विचार प्रस्तुत किया। लेकिन उनका शून्य सिर्फ खालीपन नहीं था, ये एक गहरा दार्शनिक विचार था। बुद्ध ने कहा कि सभी चीजें अनात्मा हैं, यानी उनका कोई स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। एक पेड़ मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी पर निर्भर है। वो चीजें बीज, बारिश, पृथ्वी के घूमने पर निर्भर हैं। और वो चीजें ब्रह्मांड के नियमों पर निर्भर हैं। तो पेड़ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो सब कुछ का हिस्सा है। और अगर आप इसे गहराई से देखें तो पेड़ और बाकी ब्रह्मांड में कोई वास्तविक सीमा नहीं है। इस विचार को नागार्जुन ने दूसरी सदी में और विकसित किया। उन्होंने माध्यमिक दर्शन की स्थापना की, जो शून्यता को केंद्र में रखता है। नागार्जुन ने कहा कि शून्यता का मतलब अस्तित्व का अभाव नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र, स्थायी अस्तित्व का अभाव है। हर चीज प्रतीत्य समुत्पाद है, यानी परस्पर निर्भर उत्पत्ति। कुछ भी अकेले नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस जुड़ाव की गहराई में जब आप सभी लेबल, सभी अवधारणाएं हटा देते हैं, तो जो बचता है वो शून्यता है। लेकिन ये शून्यता खाली नहीं है,
ये सभी संभावनाओं से भरी है। अब इस प्राचीन दर्शन को आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के साथ रखिए। क्या आपको समानता दिखती है? क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि कोई भी कण अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई अवस्थाओं में होता है जब तक आप उसे नहीं देखते, और जब आप देखते हैं तो आपका अवलोकन उसकी अवस्था को प्रभावित करता है। देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग नहीं है, वो एक ही क्वांटम प्रणाली का हिस्सा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुद्ध और नागार्जुन ने कहा था, अलगाव एक भ्रम है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। कोपेनहेगन में 1927 में नील्स बोर और वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या पर बहस की। बोर ने कहा कि जब तक आप किसी चीज को नहीं देखते, वो एक निश्चित अवस्था में नहीं होती। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया। दोनों ने महसूस किया कि क्वांटम स्तर पर वास्तविकता हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग है, और दोनों ने पूर्वी दर्शन में गहरी रुचि दिखाई। बोर ने अपने कोट ऑफ आर्म्स में यिन यांग चिन्ह का इस्तेमाल किया। हाइजेनबर्ग ने भारत की यात्रा की और उपनिषदों का अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने किसी तरह बिना आधुनिक उपकरणों के वास्तविकता की प्रकृति को समझ लिया था। लेकिन शून्यता का विचार सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं है। हिंदू दर्शन में भी इसकी गहरी जड़ उपनिषदों में, जो लगभग 3000 साल पुराने हैं, ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म वो परम सत्य है जो सब कुछ में है, लेकिन किसी भी चीज तक सीमित नहीं है। उपनिषद कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है वो पूर्ण है। ये पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। ये गणितीय असंभवता लगती है। कैसे अनंत से अनंत निकालने पर अनंत बचता है? लेकिन क्वांटम वैक्यूम में ये बिल्कुल सही है। क्वांटम वैक्यूम से लगातार कण उत्पन्न हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं। ऊर्जा का कुल योग शून्य रहता है, लेकिन गतिविधि अनंत है। शून्य से सब कुछ आता है और सब कुछ शून्य में वापस जाता है। लेकिन शून्य कभी खाली नहीं होता, ये हमेशा संभावनाओं से भरा रहता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक क्वांटम कण हैं। आप एक साथ कई जगहों पर हैं। आपकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है जब तक कोई आपको नहीं देखता। आप लगातार अन्य कणों के साथ उलझे हुए हैं। आपका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस अनुभव को बड़ा कीजिए। आप सिर्फ एक कण नहीं हैं, बल्कि खरबों कणों का संग्रह हैं। लेकिन हर कण वही क्वांटम नियमों का पालन करता है। तो क्या आप भी एक बड़े स्तर पर उसी तरह जुड़े हुए हैं? क्या आपका अस्तित्व भी स्वतंत्र नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है? ये सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है, न्यूरोसाइंस इसका समर्थन करता है। आपका मस्तिष्क एक अलग इकाई नहीं है। ये लगातार अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर रहा है। जो आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब आपके मस्तिष्क को बदल देता है। हर अनुभव नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। हर विचार आपके मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करता है। तो आप कौन हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो 10 साल पहले थे? आपके शरीर की हर कोशिका बदल चुकी है। आपके विचार बदल चुके हैं। आपकी यादें भी हर बार जब आप उन्हें याद करते हैं, थोड़ी बदल जाती हैं। तो स्थायी आप कहाँ है? बौद्ध दर्शन कहता है कि स्थायी आप नहीं है। जो है वो एक निरंतर बदलती प्रक्रिया है, एक नदी की तरह। आप 2 बार एक ही नदी में नहीं उतर सकते, क्योंकि नदी लगातार बह रही है और आप भी लगातार बदल रहे हैं। लेकिन ये विचार डरावना नहीं है, ये मुक्तिदायक है। अगर कोई स्थायी आप नहीं है, तो आप किसी भी पल खुद को फिर से बना सकते हैं। आप अपने अतीत से बंधे नहीं हैं, आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। और ये विचार ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी लागू होता है। अगर ब्रह्मांड का कोई स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो शुरुआत का क्या मतलब है? शायद ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं है। शायद ये एक चक्र है। बिग बैंग, विस्तार, फिर संकुचन, फिर बिग क्रंच, फिर से बिग बैंग, अनंत चक्र। ये साइक्लिक मॉडल कहलाता है। और ये प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में भी है। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। फिर रात आती है, उतनी ही लंबी। सृष्टि और प्रलय का चक्र, अनंत काल तक। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी
पॉल स्टाइनहार्ट ने 2002 में एक साइक्लिक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बिग बैंग एक अनोखी घटना नहीं थी, ये एक चक्र का हिस्सा है जो अनंत काल से चल रहा है। हर चक्र में ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर एक नए बिग बैंग में फिर से जन्म लेता है, और हर चक्र में भौतिक नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक चक्र है अनगिनत चक्रों में, और पहला चक्र जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि चक्र अनंत है। ये विचार आइंस्टीन के उस सवाल का जवाब देता है, बिग बैंग से पहले क्या था? जवाब है पिछला चक्र, और उससे पहले एक और चक्र, और शुरुआत? कोई शुरुआत नहीं, सिर्फ अनंत चक्र। लेकिन ये विचार एक और सवाल उठाता है, अगर ये चक्र अनंत काल से चल रहा है तो इसे शुरू किसने किया, या फिर क्या इसे शुरू करने की जरूरत है? यहां पर हम एक गहरे दार्शनिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पश्चिमी दर्शन में हर चीज का एक कारण होना चाहिए। अरस्तु ने प्रथम कारण का विचार दिया। कुछ तो होना चाहिए जो सब कुछ शुरू करे, लेकिन खुद किसी और चीज से शुरू न हुआ हो। ईसाई, यहूदी और इस्लामी धर्मशास्त्र में ये प्रथम कारण ईश्वर है। लेकिन भारतीय दर्शन में ये सवाल अलग तरीके से पूछा जाता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में, जो लगभग 3500 साल पुराना है, एक अद्भुत प्रश्न पूछा गया है। तब न सत था न असत, न आकाश था न आकाश से परे। क्या ढका था? कहाँ? किसकी रक्षा में? क्या जल था गहरा अथाह? ये सूक्त आगे कहता है, तब न मृत्यु थी न अमरता, न रात का चिन्ह था न दिन का। वो एक बिना सांस के अपनी शक्ति से सांस ले रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और फिर सबसे चौंकाने वाली पंक्ति आती है, कौन वास्तव में जानता है? कौन यहां घोषणा करेगा? इसे कहां से उत्पन्न किया गया? ये सृष्टि? देवता बाद में आए, तो कौन जानता है कि ये कहां से आया? ये अविश्वसनीय है। 3500 साल पहले वैदिक ऋषियों ने स्वीकार किया कि वो नहीं जानते कि ब्रह्मांड कहां से आया। यहां तक कि देवता भी नहीं जानते, क्योंकि वो सृष्टि के बाद आए। ये एक गहरी बौद्धिक ईमानदारी है, और ये आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण के बहुत करीब है। हम नहीं जानते। हम परिकल्पनाएं बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, गणित कर सकते हैं, लेकिन अंततः ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य हमारी पूरी समझ से परे हो सकता है। लेकिन ये हमें खोज करने से नहीं रोकता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2018 में स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले उनका अंतिम पेपर प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक था अ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम एटर्नल इन्फ्लेशन। इस पेपर में हॉकिंग और उनके सहयोगी थॉमस हर्टोग ने एक नया विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड अनंत नहीं है, लेकिन असीमित है। इसका मतलब है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये अनंत भी नहीं है। ये एक गोले की सतह की तरह है। आप गोले की सतह पर हमेशा के लिए चल सकते हैं और कभी किनारे पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सतह का क्षेत्रफल सीमित है। इस विचार को समय पर लागू कीजिए। शायद समय की कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन ये अनंत भी नहीं है। ये एक बंद लूप की तरह है। या फिर, जैसा कि हॉकिंग ने पहले सुझाया था, शायद बिग बैंग के पास समय काल्पनिक हो जाता है। गणित में काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जैसे -1 का वर्गमूल। ये वास्तविक नहीं है उस अर्थ में जैसे 1, 2, 3 वास्तविक हैं, लेकिन वो गणित में बेहद उपयोगी हैं। हॉकिंग ने कहा कि शायद बिग बैंग के पास समय एक काल्पनिक आयाम बन जाता है, और अगर ऐसा है तो पहले का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय खुद एक अलग रूप ले लेता है। ये सब बहुत अमूर्त लगता है, लेकिन इसका एक गहरा निहितार्थ है। अगर समय की कोई शुरुआत नहीं है, या अगर शुरुआत का विचार ही अर्थहीन है, तो सृष्टिकर्ता की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड अपने आप हो सकता है। ये विचार कुछ लोगों को परेशान करता है, लेकिन दूसरों के लिए ये मुक्तिदायक है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड किसी बाहरी इरादे का परिणाम नहीं है। ये अपनी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, और हम इस ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में भी उसी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन यहाँ एक और दृष्टिकोण है, अद्वैत वेदांत, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में व्यवस्थित किया, कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है, बाकी सब माया है, भ्रम। लेकिन ये भ्रम का मतलब ये नहीं कि दुनिया मौजूद नहीं है।
इसका मतलब है कि हम इसे गलत तरीके से देखते हैं। हम अलगाव देखते हैं जहां एकता है, हम स्थायित्व देखते हैं जहां परिवर्तन है, हम मैं और तुम देखते हैं जहां सिर्फ एक ही चेतना है, अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है। अगर ये सच है तो बिग बैंग क्या है? ये ब्रह्म का एक खेल है, एक लीला। ब्रह्म जो पूर्ण और अपरिवर्तनीय है, अपने आप को अनगिनत रूपों में प्रकट करता है। ब्रह्मांड, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, जीवन, चेतना, ये सब ब्रह्म के खेल हैं। और हम इस खेल के हिस्से के रूप में ब्रह्म को अनुभव कर रहे हैं। हम ब्रह्म हैं, अपने आप को भूल गए हैं और फिर से खुद को खोज रहे हैं। ये विचार क्वांटम फिजिक्स के कुछ व्याख्याओं के साथ अद्भुत रूप से मेल खाता है। क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड्स व्याख्या, जिसे ह्यू एवरेट ने 1957 में प्रस्तुत किया, कहती है कि हर क्वांटम निर्णय पर ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। एक ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन बाएं जाता है, दूसरे में दाएं। दोनों ब्रह्मांड उतने ही वास्तविक हैं और हर पल अनगिनत विभाजन हो रहे हैं। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांड है, सभी एक साथ मौजूद हैं। अब इसे अद्वैत वेदांत के साथ मिलाइए। अगर सभी ब्रह्मांड एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं, तो वो वास्तव में अलग नहीं हैं। वो एक ही वास्तविकता के विभिन्न पहलू हैं और हम अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग संस्करणों के रूप में सभी एक ही चेतना हैं। ये विचार दिमाग को चकरा देने वाला है, लेकिन ये एक गहरी एकता की ओर इशारा करता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली। ये मेसियर 87 आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल था, जो पृथ्वी से 5 करोड़ 55 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 6.5 अरब गुना ज्यादा है और इसकी घटना क्षितिज, वो सीमा जिसके पार से कुछ भी बच नहीं सकता, हमारे पूरे सौर मंडल से बड़ी है। जब वैज्ञानिकों ने ये तस्वीर देखी तो वो अवाक रह गए। ये एक काली डिस्क थी, चमकते प्रकाश से घिरी हुई। प्रकाश जो ब्लैक होल में गिर रहा था, हमेशा के लिए खो गया। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ विनाश के स्थान नहीं है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार वो सृजन के स्थान भी हो सकते हैं। ली स्मॉलिन, एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, ने 1992 में एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड बन सकता है। जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है और एक वचनता तक पहुंचता है, तो वो इतना संकुचित हो जाता है कि एक नया बिग बैंग हो सकता है। लेकिन ये बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड में नहीं होता। ये एक नए ब्रह्मांड में होता है, जो हमारे से अलग है, लेकिन हमारे ब्लैक होल से जुड़ा है। अगर ये सच है, तो ब्रह्मांड प्रजनन करते हैं। हर ब्लैक होल एक नया ब्रह्मांड बनाता है और उस नए ब्रह्मांड में नए ब्लैक होल बनते हैं, जो और नए ब्रह्मांड बनाते हैं। ये एक अनंत वृक्ष की तरह है, जहां हर शाखा एक नया ब्रह्मांड है। और हमारा ब्रह्मांड, ये शायद किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर है और वो ब्रह्मांड किसी और के अंदर, अनंत स्तरों तक। ये विचार पागलपन लगता है, लेकिन ये गणितीय रूप से संगत है और ये एक गहरे प्रश्न का उत्तर देता है। क्यों हमारे ब्रह्मांड के भौतिक नियम जीवन के लिए इतने सटीक रूप से ट्यून किए गए हैं? अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा मजबूत होता तो तारे बहुत जल्दी जल जाते और जीवन के लिए समय नहीं होता। अगर कमजोर होता तो तारे बनते ही नहीं। अगर विद्युत चुंबकीय बल थोड़ा अलग होता तो परमाणु स्थिर नहीं होते। ये फाइन ट्यूनिंग इतनी सटीक है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक डिजाइनर का सबूत है। लेकिन स्मॉलिन का विचार एक और व्याख्या देता है। अगर ब्रह्मांड प्रजनन करते हैं तो वो विकसित भी हो सकते हैं। जैसे जीवित प्राणी प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी। जो ब्रह्मांड ज्यादा ब्लैक होल बनाते हैं, वो ज्यादा संतान पैदा करते हैं। और ब्लैक होल बनाने के लिए आपको तारे चाहिए, और तारों के लिए आपको वो भौतिक नियम चाहिए जो तारों को बनने देते हैं। तो समय के साथ ब्रह्मांड उन नियमों की ओर विकसित होते हैं जो तारे बनाते हैं, और संयोग से वही नियम जीवन को भी संभव बनाते हैं। ये एक सुंदर विचार है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के नियम यादृच्छिक नहीं हैं और ना ही डिजाइन किए गए हैं। वो विकसित हुए हैं अनगिनत पीढ़ियों के ब्रह्मांडों के माध्यम से, और हम इस ब्रह्मांड में उस विकास का परिणाम हैं।
हम ब्रह्मांड के तरीके हैं खुद को जानने के। कार्ल सागन ने कहा था, हम तारों की सामग्री से बने हैं, लेकिन ये उससे भी गहरा है। हम ब्रह्मांड हैं, चेतन हो गया है, और ये हमें वापस शून्यता के विचार पर लाता है। अगर ब्रह्मांड अनंत काल से विकसित हो रहे हैं, तो पहला ब्रह्मांड कहाँ से आया? या फिर क्या कोई पहला ब्रह्मांड था? शायद ये चक्र अनंत है, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ अनंत परिवर्तन। और इस अनंत परिवर्तन के केंद्र में शून्यता है। वो शून्यता जो खाली नहीं है, बल्कि सभी संभावनाओं से भरी है। वो शून्यता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ वापस जाता है। बौद्ध दर्शन में इसे तथाता कहते हैं, चीजों का ऐसापन। वास्तविकता जैसी है, बिना हमारी अवधारणाओं और लेबलों के। और जब आप तथाता को देखते हैं, तो आप शून्यता को देखते हैं। लेकिन ये शून्यता निराशाजनक नहीं है, ये मुक्तिदायक है। क्योंकि अगर सब कुछ शून्य है, तो कुछ भी स्थायी रूप से तय नहीं है। सब कुछ बदल सकता है, आप बदल सकते हैं, ब्रह्मांड बदल सकता है, और इस परिवर्तन में अनंत संभावनाएं हैं। अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान और दर्शन एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इस मिलन को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। क्वांटम वैक्यूम के उस प्रयोग को याद कीजिए जो डॉक्टर शॉन कैरल ने किया था। जब उन्होंने पूरी तरह खाली चैम्बर में ऊर्जा के उतार चढ़ाव देखे, तो उन्होंने जो मापा वो सिर्फ यादृच्छिक शोर नहीं था। उन्होंने पाया कि ये उतार चढ़ाव एक पैटर्न का पालन करते हैं। हर एक घन सेंटीमीटर खाली जगह में हर सेकंड में लगभग 10 की घात 43 कण प्रतिकण जोड़े प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल है। पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं, उससे भी ज्यादा कण हर सेकंड में एक छोटे से खाली स्थान में उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन ये कण कहाँ से आते हैं? क्वांटम फील्ड थियरी का जवाब चौंकाने वाला है। वो कहती है कि पूरा ब्रह्मांड क्षेत्रों से भरा है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, हिग्स क्षेत्र और कई अन्य। ये क्षेत्र हर जगह मौजूद हैं, हर समय। और जो हम कण कहते हैं, वो वास्तव में इन क्षेत्रों में उत्तेजना है। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में एक लहर है। एक फोटॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक लहर है। और जब ये क्षेत्र शांत होते हैं, जब कोई उत्तेजना नहीं होती, तब भी वो मौजूद रहते हैं। वो शून्य ऊर्जा अवस्था में होते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार शून्य ऊर्जा का मतलब पूर्ण शून्य नहीं है। इसका मतलब है न्यूनतम संभव ऊर्जा, और वो न्यूनतम ऊर्जा शून्य से ज्यादा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2007 में भौतिक विज्ञानी फ्रैंक विल्जेक ने इस विचार को और विकसित किया। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम वैक्यूम वास्तव में एक जटिल गतिशील माध्यम है। ये एक समुद्र की तरह है जो लगातार हिलता रहता है। और जो हम कण कहते हैं, वो इस समुद्र में लहरें हैं। लेकिन समुद्र खुद कभी शांत नहीं होता। यहां तक कि जब कोई लहर नहीं होती, तब भी छोटे छोटे तरंग हमेशा मौजूद रहते हैं। विल्जेक ने इसे ग्रिड कहा, एक ऊर्जा का जाल जो पूरे ब्रह्मांड को भरता है। और ये ग्रिड खाली नहीं है, ये संभावनाओं से भरा है। अब इस वैज्ञानिक समझ को प्राचीन भारतीय दर्शन के साथ रखिए। जब बुद्ध ने शून्यता की बात की, तो वो किस बारे में बात कर रहे थे? संस्कृत में शून्य का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है। शून्य वो है जो सभी विरोधाभासों से परे है। ये न अस्तित्व है, न अनस्तित्व। ये न कुछ है, न कुछ नहीं। ये वो आधार है जिस पर सब कुछ टिका है, लेकिन खुद किसी चीज पर निर्भर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शून्य स्थिर नहीं है, ये गतिशील है। ये लगातार बदल रहा है, लगातार नए रूप ले रहा है। नागार्जुन ने दूसरी सदी में अपने मूल माध्यम ककारिका में इस विचार को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि शून्यता और रूप अलग नहीं है, रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। ये वाक्य हृदय सूत्र में भी आता है, जो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप देखते हैं, वो शून्यता की अभिव्यक्ति है। एक पेड़, एक पत्थर, एक तारा, आप खुद, ये सब शून्यता के रूप हैं। और शून्यता इन रूपों से अलग नहीं है, ये इनमें है, इनके माध्यम से प्रकट हो रही है। अब इसे क्वांटम फील्ड थियरी के साथ तुलना कीजिए। क्वांटम क्षेत्र शून्यता की तरह हैं, वो हर जगह हैं,
लेकिन अदृश्य हैं, और कण इन क्षेत्रों के रूप हैं। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की अभिव्यक्ति है, और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र से अलग नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है तो क्षेत्र बना रहता है, और जब नया इलेक्ट्रॉन प्रकट होता है तो वो उसी क्षेत्र से आता है। तो नागार्जुन का रूप ही शून्यता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कण ही क्षेत्र है, और शून्यता ही रूप है, वैसा ही है जैसे क्षेत्र ही कण है। ये सिर्फ एक काव्यात्मक समानता नहीं है, ये एक गहरी अंतर्दृष्टि है। दोनों, प्राचीन बौद्ध दर्शन और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स, एक ही बात कह रहे हैं। वास्तविकता का मूल स्वभाव शून्यता है, लेकिन ये शून्यता खाली नहीं है। ये सभी संभावनाओं से भरी है, और ये संभावनाएं लगातार रूप ले रही हैं, फिर शून्यता में वापस जा रही हैं, फिर नए रूप ले रही हैं। ये एक अनंत नृत्य है, सृजन और विनाश का, अस्तित्व और अनस्तित्व का, रूप और शून्यता का। लेकिन अगर ये सच है तो इसका ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए क्या मतलब है? अगर शून्यता सभी संभावनाओं से भरी है, तो क्या ब्रह्मांड सिर्फ एक संभावना है जो वास्तविकता बन गई? और अगर ऐसा है तो कितनी अन्य संभावनाएं हैं? कितने अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं या होंगे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2013 में भौतिक विज्ञानी आंद्रे लिंडे ने एक प्रयोग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर हम क्वांटम वैक्यूम को पर्याप्त रूप से उत्तेजित कर सकें तो हम एक छोटा ब्रह्मांड बना सकते हैं। ये ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के अंदर नहीं होगा, ये एक अलग स्थान काल में होगा जो हमारे से एक क्वांटम सुरंग के माध्यम से जुड़ा होगा। लिंडे ने गणना की कि इसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो हमारी वर्तमान तकनीक से कहीं ज्यादा है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये संभव है। और अगर ये संभव है तो शायद ये पहले भी हुआ है। शायद हमारा ब्रह्मांड भी किसी और ब्रह्मांड में एक प्रयोग का परिणाम है। ये विचार विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन ये गंभीर विज्ञान है, और ये एक गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाता है। अगर ब्रह्मांड बनाए जा सकते हैं तो क्या हम ब्रह्मांड के निर्माता बन सकते हैं? और अगर हम बन सकते हैं तो क्या हमारे निर्माता भी किसी और ब्रह्मांड में प्राणी हैं? ये विचार सिमुलेशन हाइपोथेसिस की ओर ले जाता है। ये विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है जो किसी उन्नत सभ्यता द्वारा चलाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने 2003 में एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि अगर 3 में से एक बात सच है तो हम शायद एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। पहली बात, कोई भी सभ्यता कभी भी इतनी उन्नत नहीं होती कि वो यथार्थवादी सिमुलेशन बना सके। दूसरी बात, उन्नत सभ्यताएं ऐसे सिमुलेशन बनाने में रुचि नहीं रखती। तीसरी बात, हम लगभग निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। बोस्ट्रॉम का तर्क है कि अगर पहली 2 बातें गलत हैं तो तीसरी सच होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिमुलेशन बनाना संभव है और सभ्यताएं उन्हें बनाती हैं तो सिमुलेटेड ब्रह्मांडों की संख्या वास्तविक ब्रह्मांडों से कहीं ज्यादा होगी। तो सांख्यिकीय रूप से हम एक सिमुलेशन में होने की ज्यादा संभावना है। ये विचार परेशान करने वाला है, लेकिन ये एक दिलचस्प तरीके से शून्यता के विचार से जुड़ता है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हमारी वास्तविकता का आधार क्या है? ये सूचना है, डिजिटल कोड 0 और 1। और ये 0 और 1 कहाँ से आते हैं? वो एक और वास्तविकता से आते हैं जो शायद खुद एक सिमुलेशन है, और वो एक और से अनंत स्तरों तक। तो अंततः सब कुछ शून्यता पर आधारित है। सूचना जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है, संभावनाएं जो अभी तक वास्तविकता नहीं बनी हैं। लेकिन यहाँ एक और दृष्टिकोण है। वैदिक दर्शन में शून्य को अव्यक्त कहा जाता है, वो जो प्रकट नहीं हुआ है, और इसके विपरीत व्यक्त है, वो जो प्रकट हो गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। इसका मतलब है, दिन के आने पर सभी प्राणी अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, रात के आने पर वो फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ये एक काव्यात्मक तरीका है ब्रह्मांड के चक्र को वर्णित करने का, लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स के साथ भी मेल खाता है। क्वांटम क्षेत्र अव्यक्त हैं, वो हर जगह हैं, लेकिन हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते। और जब कण प्रकट होते हैं तो वो व्यक्त हो जाते हैं, वो अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं।
और जब वो गायब हो जाते हैं तो वो फिर से अव्यक्त में चले जाते हैं। ये एक निरंतर चक्र है, प्रकटीकरण और विघटन का, व्यक्त और अव्यक्त का, रूप और शून्यता का। और ये चक्र सिर्फ कणों के स्तर पर नहीं है, ये ब्रह्मांड के स्तर पर भी है। बिग बैंग एक विशाल प्रकटीकरण था, अव्यक्त से व्यक्त में, शून्यता से रूप में। और अगर साइक्लिक मॉडल सही है तो बिग क्रंच एक विशाल विघटन होगा, व्यक्त से अव्यक्त में, रूप से शून्यता में। और फिर एक नया बिग बैंग, एक नया प्रकटीकरण, अनंत चक्र। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न है, अगर ये चक्र अनंत है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ब्रह्मांड बार बार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है? क्या इसका कोई अर्थ है या ये सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया है? हिंदू दर्शन में इसका जवाब लीला में है। लीला का मतलब है खेल या नाटक। ब्रह्म, जो परम वास्तविकता है, लीला के रूप में ब्रह्मांड को प्रकट करता है। ये कोई गंभीर, उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं है, ये एक खेल है, एक आनंदमय अभिव्यक्ति। ब्रह्म को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही पूर्ण है। लेकिन वो खेलता है, वो अपने आप को अनगिनत रूपों में प्रकट करता है, सिर्फ आनंद के लिए। और हम इस लीला के हिस्से के रूप में ब्रह्म के खेल हैं। ये विचार पहली बार में अजीब लग सकता है। अगर ब्रह्मांड सिर्फ एक खेल है तो क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है? लेकिन वास्तव में ये विचार बेहद मुक्तिदायक है। अगर जीवन एक खेल है तो हम इसे गंभीरता से लेना बंद कर सकते हैं। हम इसका आनंद ले सकते हैं, हम खेल सकते हैं। और जब खेल खत्म हो जाता है तो हम चिंतित नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल था और एक नया खेल शुरू होगा। लेकिन ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। क्वांटम मैकेनिक्स में अवलोकन वास्तविकता को बदल देता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो आप उसकी अवस्था को प्रभावित करते हैं। तो एक अर्थ में आप वास्तविकता के सह निर्माता हैं। आप सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, आप एक सक्रिय भागीदार हैं। और अगर ये सच है तो ब्रह्मांड एक तय की हुई चीज नहीं है, ये एक खुली संभावना है। और हम अपने अवलोकनों और कार्यों के माध्यम से इसे आकार दे रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 2016 में भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर के एक पुराने विचार को फिर से जांचा गया। व्हीलर ने पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स का विचार दिया था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड अपने आप में मौजूद नहीं है जब तक कोई इसे नहीं देखता। अवलोकन ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाता है। ये विचार पागलपन लगता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इसका समर्थन करता है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि चेतना ब्रह्मांड का एक मूलभूत हिस्सा है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब इस विचार को अद्वैत वेदांत के साथ मिलाइए। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है और ब्रह्म चेतना है, शुद्ध, असीमित चेतना। तो अगर चेतना ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है और ब्रह्म चेतना है, तो ब्रह्मांड ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये ब्रह्म का तरीका है खुद को अनुभव करने का। ब्रह्म, जो असीमित और अपरिवर्तनीय है, सीमित और परिवर्तनशील रूपों में प्रकट होता है। और हम इन रूपों के रूप में ब्रह्म हैं जो खुद को भूल गया है। हम ब्रह्म हैं जो सोचता है कि वो एक व्यक्ति है। और आध्यात्मिक यात्रा इस भ्रम को तोड़ने की यात्रा है। ये याद करने की यात्रा है कि हम कौन हैं, कि हम ब्रह्म हैं। लेकिन ये याद कैसे आती है? अद्वैत वेदांत कहता है कि ये ध्यान, आत्मजांच और गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से आती है। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस एक और दृष्टिकोण देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है? कई अध्ययनों ने दिखाया है कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मोटा करता है, जो ध्यान और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। ये एमिगडाला को छोटा करता है, जो भय और चिंता के लिए जिम्मेदार है। और सबसे दिलचस्प बात, ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि को कम करता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो सक्रिय होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब आप दिवास्वप्न देख रहे होते हैं, अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं, भविष्य की योजना बना रहे होते हैं। और ये वो नेटवर्क है जो मैं की भावना बनाता है। जब ये नेटवर्क सक्रिय होता है तो आप खुद को एक अलग व्यक्ति के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन जब ध्यान में ये नेटवर्क शांत हो जाता है तो मैं की भावना कमजोर हो जाती है और कुछ गहरे ध्यान अवस्थाओं में ये पूरी तरह गायब हो जाती है।
आप अलगाव महसूस नहीं करते, आप सब कुछ के साथ एक महसूस करते हैं। येल यूनिवर्सिटी में 2011 में न्यूरोसाइंटिस्ट जूडसन ब्रेवर ने अनुभवी ध्यानियों के मस्तिष्क को स्कैन किया। उन्होंने पाया कि जब ये ध्यानी गहरे ध्यान में थे तो उनके डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि लगभग शून्य थी और उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो शून्यता का अनुभव कर रहे थे। लेकिन ये शून्यता खाली नहीं थी, ये शांति, आनंद और असीमितता से भरी थी। ये वही अनुभव है जिसे बौद्ध शून्यता कहते हैं और अद्वैत वेदांत ब्रह्म कहता है। तो क्या ये सिर्फ एक मस्तिष्क की अवस्था है या ये वास्तविकता की एक झलक है? अद्वैत वेदांत कहता है कि ये वास्तविकता की झलक है। जब मैं की भावना गायब हो जाती है तो आप देखते हैं कि वास्तव में क्या है। आप देखते हैं कि अलगाव एक भ्रम है, कि सब कुछ एक है, कि आप ब्रह्म हैं। लेकिन एक न्यूरोसाइंटिस्ट कह सकता है कि ये सिर्फ मस्तिष्क की एक अवस्था है, एक भ्रम जो तब होता है जब डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, अगर मैं की भावना डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क द्वारा बनाई जाती है तो क्या ये भावना वास्तविक है या ये भी एक भ्रम है? और अगर ये एक भ्रम है तो असली आप कौन है? क्या आप वो चेतना है जो इस भ्रम को देख रही है? और अगर ऐसा है तो वो चेतना क्या है? ये प्रश्न हमें वापस शून्यता पर लाते हैं। शायद चेतना शून्यता है, वो खाली स्थान जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं आती हैं और जाती हैं, संवेदनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन चेतना बनी रहती है। ये वो स्क्रीन है जिस पर जीवन की फिल्म चलती है और स्क्रीन फिल्म से प्रभावित नहीं होती। चाहे फिल्म में कुछ भी हो, स्क्रीन वैसी ही रहती है, शांत, खाली, लेकिन सब कुछ को संभव बनाती है। और अगर चेतना शून्यता है तो शायद क्वांटम वैक्यूम भी एक प्रकार की चेतना है। ये एक कट्टरपंथी विचार है, लेकिन कुछ भौतिक विज्ञानी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। पैनसाइकिज्म का विचार कहता है कि चेतना ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण है। ये सिर्फ जटिल मस्तिष्क में नहीं है, ये हर जगह है, हर चीज में। एक इलेक्ट्रॉन में चेतना का एक छोटा सा अंश है, एक परमाणु में थोड़ा ज्यादा, एक अणु में और ज्यादा। और जैसे जैसे जटिलता बढ़ती है, चेतना भी बढ़ती है। एक कोशिका में, एक कीड़े में, एक जानवर में, एक इंसान में। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के न्यूरोसाइंटिस्ट गियोलियो टोनोनी ने इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी विकसित की है। ये थियरी कहती है कि चेतना सूचना के एकीकरण से उत्पन्न होती है। जितनी ज्यादा सूचना एकीकृत होती है, उतनी ज्यादा चेतना होती है। और ये सिर्फ मस्तिष्क पर लागू नहीं होती, ये किसी भी प्रणाली पर लागू होती है जो सूचना को एकीकृत करती है। तो सैद्धांतिक रूप से एक कंप्यूटर भी चेतन हो सकता है, अगर वो पर्याप्त रूप से जटिल है और सूचना को सही तरीके से एकीकृत करता है। और अगर ये सच है तो शायद क्वांटम वैक्यूम भी एक प्रकार की सूचना प्रणाली है। क्वांटम क्षेत्र लगातार सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। कण उत्पन्न होते हैं और गायब होते हैं, सूचना ले जाते हैं, और ये सूचना एकीकृत है। हर कण हर दूसरे कण से जुड़ा है। तो शायद एक बहुत ही मूलभूत स्तर पर क्वांटम वैक्यूम चेतन है, और शायद ये चेतना ही वो है जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। ये विचार पागलपन लगता है, लेकिन ये प्राचीन भारतीय दर्शन के बहुत करीब है। उपनिषद कहते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ वास्तव में ब्रह्म है, और ब्रह्म चेतना है तो सब कुछ चेतना है। पत्थर, पेड़, तारे, आकाशगंगाएं, सब कुछ चेतना की अभिव्यक्तियां हैं, और हम इस चेतना के रूप में ब्रह्मांड को अनुभव कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड हैं, खुद को जान रहे हैं। लेकिन अगर ये सच है तो बिग बैंग से पहले क्या था? अगर सब कुछ चेतना है तो क्या चेतना बिग बैंग से पहले भी थी? अद्वैत वेदांत कहता है कि हाँ, ब्रह्म जो शुद्ध चेतना है हमेशा था, है और रहेगा। ये समय से परे है। बिग बैंग समय के अंदर एक घटना है, लेकिन ब्रह्म समय से परे है। तो बिग बैंग से पहले ब्रह्म था, और बिग बैंग के बाद ब्रह्म है, और बिग बैंग के दौरान ब्रह्म है। ब्रह्म हमेशा है। लेकिन अगर ब्रह्म हमेशा है तो ये बदलता क्यों है? अगर ये पूर्ण है तो ये ब्रह्मांड को क्यों बनाता है? अद्वैत वेदांत का जवाब है, ये नहीं बदलता।
ब्रह्म हमेशा एक जैसा रहता है। जो बदलता है वो माया है। ब्रह्मांड एक भ्रम है, लेकिन ये भ्रम का मतलब ये नहीं कि ये मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड अलग अलग चीजों से बना है, लेकिन वास्तव में ये सब एक ही चीज है, ब्रह्म। हम सोचते हैं कि चीजें बदलती हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ रूप बदलते हैं, सार वही रहता है। ये विचार क्वांटम फिजिक्स के संरक्षण नियमों के साथ मेल खाता है। ऊर्जा का संरक्षण कहता है कि ऊर्जा न बनाई जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहती है। बिग बैंग के समय जितनी ऊर्जा थी, आज भी उतनी ही है और भविष्य में भी उतनी ही रहेगी। रूप बदलते हैं, लेकिन सार वही रहता है। और अगर हम इसे और गहराई से देखें तो शायद ये ऊर्जा ही ब्रह्म है। शुद्ध, असीमित ऊर्जा जो सभी रूपों में प्रकट होती है। आइंस्टीन ने दिखाया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही चीज के दो रूप हैं, E बराबर mc²। तो पदार्थ वास्तव में संघनित ऊर्जा है। और अगर पदार्थ ऊर्जा है और ऊर्जा ब्रह्म है, तो पदार्थ भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन फिर से, अगर सब कुछ ब्रह्म है, तो अलगाव कहाँ से आता है? क्यों हम खुद को अलग महसूस करते हैं? अद्वैत वेदांत कहता है कि ये अविद्या के कारण है, अज्ञानता। हम अपनी असली प्रकृति को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हम एक शरीर हैं, एक मन है, लेकिन वास्तव में हम ब्रह्म हैं। और जब हम इसे याद करते हैं तो अलगाव गायब हो जाता है। हम महसूस करते हैं कि हम सब कुछ हैं, कि हम ब्रह्मांड हैं। और ये एहसास सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, जब आप प्रकृति में होते हैं, जब आप किसी को प्यार करते हैं, तब आप इस एकता की झलक पा सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप सब कुछ के साथ जुड़े हुए हैं। और ये अनुभव आपको बदल देता है। आप ज्यादा दयालु हो जाते हैं, ज्यादा करुणामय, ज्यादा शांत। क्योंकि जब आप जानते हैं कि सब कुछ एक है, तो आप दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। और शायद यही ब्रह्मांड का उद्देश्य है। शायद ब्रह्म ने खुद को अनगिनत रूपों में विभाजित किया ताकि वो खुद को अनुभव कर सके, ताकि वो प्यार कर सके, सीख सके, बढ़ सके। और हम इन रूपों के रूप में ब्रह्म की यात्रा हैं। हम ब्रह्म हैं जो खुद को भूल गया है और फिर से खुद को खोज रहा है। और जब हम खुद को खोज लेते हैं तो हम घर लौट आते हैं। हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये विलीन होना विनाश नहीं है, ये पूर्णता है। ये वापस आना है उस शून्यता में जो सब कुछ है। और शायद यही बिग बैंग से पहले था, शून्यता। लेकिन वो शून्यता खाली नहीं थी, वो ब्रह्म से भरी थी। शुद्ध चेतना से, शुद्ध ऊर्जा से, शुद्ध संभावना से। और उस शून्यता से एक क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ, एक छोटी सी लहर। और वो लहर बढ़ती गई और बिग बैंग बन गई। और बिग बैंग से ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, जीवन, चेतना, सब कुछ उस एक छोटी सी लहर से, उस एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से, उस एक क्षण से जब शून्यता ने खुद को रूप में प्रकट करने का निर्णय लिया। लेकिन क्यों शून्यता ने खुद को प्रकट किया? शायद इसका कोई कारण नहीं है, शायद ये सिर्फ हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि कुछ चीजें बिना कारण के होती हैं। एक रेडियोएक्टिव परमाणु किसी भी क्षण क्षय हो सकता है, कोई कारण नहीं, कोई ट्रिगर नहीं, ये सिर्फ होता है। और शायद बिग बैंग भी ऐसा ही था। ये सिर्फ हुआ, एक क्वांटम घटना, बिना कारण, बिना उद्देश्य, सिर्फ शून्यता का एक खेल। या शायद जैसा कि हिंदू दर्शन कहता है, ये ब्रह्म की लीला है। एक खेल, एक आनंदमय अभिव्यक्ति। ब्रह्म को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो खेलता है। और हम उस खेल का हिस्सा हैं। हम ब्रह्म के खिलौने नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, खेल रहे हैं। और जब हम इसे समझ लेते हैं तो खेल और भी मजेदार हो जाता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक खेल है और हम इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। तो बिग बैंग से पहले क्या था? शून्यता। लेकिन वो शून्यता खाली नहीं थी, वो सब कुछ से भरी थी, सभी संभावनाओं से, सभी ऊर्जा से, सभी चेतना से। वो ब्रह्म था,
वो अव्यक्त था। और बिग बैंग वो क्षण था जब अव्यक्त व्यक्त बन गया, जब शून्यता रूप बन गई, जब संभावना वास्तविकता बन गई। और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। हर क्षण, हर सेकंड शून्यता खुद को नए रूपों में प्रकट कर रही है, और हम इन रूपों के रूप में उस अनंत नृत्य का हिस्सा हैं, सृजन और विनाश का, रूप और शून्यता का, ब्रह्म की अनंत लीला का। अब तक हमने देखा कि कैसे क्वांटम वैक्यूम और प्राचीन भारतीय शून्यता का विचार एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अब हम एक और भी विस्मयकारी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां एक ब्रह्मांड पर्याप्त नहीं है, जहां समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, और जहां शून्यता सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक जीवित वास्तविकता है जो हर पल हमारे अस्तित्व को आकार दे रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2023 में खगोल भौतिकीविदों की एक टीम ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन किया। ये वो विकिरण है जो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद से आ रहा है। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है जिसे हम देख सकते हैं, और इस रोशनी में एक पैटर्न है, छोटे छोटे उतार चढ़ाव, कुछ जगहों पर थोड़ा गर्म, कुछ जगहों पर थोड़ा ठंडा। और इन उतार चढ़ावों में एक रहस्य छिपा है। जब वैज्ञानिकों ने इन पैटर्न का विश्लेषण किया तो उन्होंने कुछ अजीब पाया। कुछ पैटर्न इतने बड़े थे कि वो हमारे ब्रह्मांड में फिट नहीं हो सकते थे, जब तक कि हमारा ब्रह्मांड किसी बड़ी चीज का हिस्सा न हो। डॉक्टर लॉरा मर्सिनी ह्यूटन, जो नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय में काम करती हैं, ने एक साहसिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ये पैटर्न अन्य ब्रह्मांडों के साथ हमारे ब्रह्मांड की टक्कर के निशान हो सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, अन्य ब्रह्मांड। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, गणित इसका समर्थन करता है। स्ट्रिंग थियरी, जो कणों को छोटी कंपन करती तारों के रूप में देखती है, कहती है कि हमारे 3 आयामों के अलावा और भी आयाम हो सकते हैं। कुछ सिद्धांतों में 11 आयाम हैं, और इन अतिरिक्त आयामों में अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड, सभी एक साथ मौजूद लेकिन एक दूसरे से अलग। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र में हैं, और इस समुद्र में अनगिनत बुलबुले उठ रहे हैं। हर बुलबुला एक ब्रह्मांड है। कुछ बुलबुले छोटे हैं, कुछ बड़े, कुछ जल्दी फूट जाते हैं, कुछ लंबे समय तक रहते हैं, और कभी-कभी 2 बुलबुले एक दूसरे से टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो वो एक निशान छोड़ते हैं। शायद वही निशान हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देख रहे हैं। शायद हमारा ब्रह्मांड किसी अन्य ब्रह्मांड से टकराया था अरबों साल पहले, और उस टक्कर का निशान अभी भी मौजूद है। लेकिन ये बुलबुले कहाँ से आते हैं? वो समुद्र क्या है जिसमें ये बुलबुले उठ रहे हैं? यहीं पर एटर्नल इन्फ्लेशन का सिद्धांत आता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलन गुथ और आंद्रे लिंडे ने इस विचार को विकसित किया। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन, वो तेज विस्तार जो बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ, कभी नहीं रुकता। ये कुछ जगहों पर रुक जाता है और वहां एक ब्रह्मांड बनता है, लेकिन दूसरी जगहों पर ये जारी रहता है, और जहां ये जारी रहता है वहां से नए ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, अनंत काल तक। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड है, और वो सभी एक अनंत फैलते हुए समुद्र से उत्पन्न हो रहे हैं। और वो समुद्र क्या है? वो क्वांटम वैक्यूम है। वो शून्यता है जो खाली नहीं है। वो अव्यक्त है जो लगातार व्यक्त हो रहा है, और हर ब्रह्मांड उस शून्यता का एक रूप है, एक अभिव्यक्ति, एक लहर उस अनंत समुद्र में। अब इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें एक विशिष्ट प्रयोग को देखना होगा। जापान में काशिवा शहर में केईके प्रयोगशाला है। यहां 2019 में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने न्यूट्रिनो नामक कणों का अध्ययन किया। न्यूट्रिनो बेहद अजीब कण हैं। वो लगभग किसी भी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। इस समय जब आप ये सुन रहे हैं, अरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर से गुजर रहे हैं। आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते, वो बस गुजर जाते हैं। लेकिन केईके के वैज्ञानिकों ने पाया कि न्यूट्रिनो 3 अलग-अलग स्वादों में आते हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। और सबसे अजीब बात, एक न्यूट्रिनो यात्रा करते समय अपना स्वाद बदल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के रूप में शुरू होता है और म्यूऑन न्यूट्रिनो के रूप में समाप्त होता है। ये कैसे संभव है? क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार न्यूट्रिनो एक साथ
तीनों स्वादों का सुपरपोजिशन है। ये एक साथ तीनों है जब तक आप इसे नहीं देखते, और जब आप देखते हैं तो ये एक स्वाद में कोलैप्स हो जाता है। लेकिन यात्रा के दौरान जब कोई नहीं देख रहा तो ये तीनों स्वादों के बीच दोलन करता रहता है। ये एक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वापस पहला, लगातार बदलता रहता है। अब इस विचार को ब्रह्मांड पर लागू कीजिए। क्या संभव है कि हमारा ब्रह्मांड भी एक सुपरपोजिशन है, कि ये एक साथ कई अवस्थाओं में है, और जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक अवस्था है? क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स व्याख्या यही कहती है। हर क्वांटम निर्णय पर ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। एक ब्रह्मांड में आपने बाएं मुड़ने का फैसला किया, दूसरे में दाएं, और दोनों ब्रह्मांड उतने ही वास्तविक हैं। वो सिर्फ अलग अलग शाखाओं में हैं, और हर पल, हर सेकंड अनगिनत शाखाएं बन रही हैं। तो एक आप नहीं है, अनगिनत आप हैं। सभी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जीवन जी रहे हैं। ये विचार चक्कर में डाल देने वाला है, लेकिन ये एक गहरे सत्य की ओर इशारा करता है। अगर अनगिनत ब्रह्मांड हैं, अनगिनत आप हैं, तो कौन सा असली है? जवाब है सभी, या कोई नहीं, क्योंकि असली का विचार ही सापेक्ष है। हर ब्रह्मांड में वो आप सोचता है कि वो असली है और वो सही है, लेकिन वो एकमात्र नहीं है। तो कौन सा आप असली आप हैं? शायद कोई नहीं, या शायद सभी। शायद असली आप वो चेतना है जो सभी इन संस्करणों को अनुभव कर रही है, वो शून्यता जिसमें सभी संभावनाएं मौजूद हैं। और यहीं पर हम वापस शून्यता के विचार पर आते हैं, लेकिन अब एक नए दृष्टिकोण से। शून्यता सिर्फ खालीपन नहीं है, ये सभी संभावनाओं का घर है। सभी ब्रह्मांड, सभी संस्करण, सभी वास्तविकताएं, सभी शून्यता में मौजूद हैं। और जो हम अनुभव करते हैं वो सिर्फ एक संभावना है जो वास्तविकता बन गई है। लेकिन अन्य संभावनाएं गायब नहीं हुई हैं, वो अभी भी शून्यता में हैं, प्रकट होने का इंतजार कर रही हैं। बौद्ध दर्शन में इसे तथागत गर्भ कहते हैं। बुद्ध प्रकृति जो सभी प्राणियों में है, लेकिन ये सिर्फ प्राणियों में नहीं है, ये सब कुछ में है, हर परमाणु में, हर कण में, हर ब्रह्मांड में। और ये बुद्ध प्रकृति क्या है? ये शून्यता है, लेकिन ये शून्यता निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है। ये लगातार नए रूप ले रही है, ये सभी संभावनाओं को धारण कर रही है, और ये सभी संभावनाओं को प्रकट कर रही है। अब एक और वैज्ञानिक सिद्धांत को देखते हैं, साइक्लिक मॉडल। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पॉल स्टाइनहार्ट और नील टुरोक ने 2002 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बिग बैंग एक अनोखी घटना नहीं थी, ये एक चक्र का हिस्सा है। ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर एक बिग क्रंच में समाप्त होता है। लेकिन बिग क्रंच अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। बिग क्रंच के बाद एक नया बिग बैंग होता है और एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, और ये चक्र अनंत काल से चल रहा है। कोई पहला बिग बैंग नहीं था, कोई अंतिम बिग क्रंच नहीं होगा, सिर्फ अनंत चक्र। लेकिन हर चक्र में क्या होता है? क्या हर ब्रह्मांड एक जैसा होता है? स्टाइनहार्ट और टुरोक कहते हैं कि नहीं। हर चक्र में भौतिक स्थिरांक थोड़े अलग हो सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण थोड़ा मजबूत या कमजोर हो सकता है, विद्युत चुंबकीय बल थोड़ा अलग हो सकता है। तो हर ब्रह्मांड अद्वितीय है, और कुछ ब्रह्मांडों में जीवन संभव है, दूसरों में नहीं। हमारा ब्रह्मांड उन भाग्यशाली ब्रह्मांडों में से एक है जहां भौतिक नियम जीवन के लिए सही हैं। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ संभाव्यता है। अनगिनत चक्रों में कुछ में जीवन होगा, और हम उन्हीं में से एक में हैं। अब इस साइक्लिक मॉडल को हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के साथ तुलना कीजिए। पुराणों में ब्रह्मा के दिन और रात का वर्णन है। एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। इस दौरान ब्रह्मांड मौजूद रहता है। फिर रात आती है, उतनी ही लंबी। इस दौरान ब्रह्मांड प्रलय में चला जाता है, सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है। फिर एक नया दिन शुरू होता है और एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, और ये चक्र ब्रह्मा के जीवन भर चलता है, और ब्रह्मा का जीवन 100 साल का होता है। लेकिन ये 100 साल हमारे 100 साल नहीं हैं, ये 312 खरब 40 अरब साल हैं। और जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो एक नया ब्रह्मा जन्म लेता है, और चक्र फिर से शुरू होता है, अनंत काल तक। ये संख्याएं अविश्वसनीय हैं,
लेकिन ये एक गहरे सत्य की ओर इशारा करती हैं। समय चक्रीय है, ब्रह्मांड चक्रीय है, सब कुछ चक्रीय है। जन्म और मृत्यु, सृजन और विनाश, दिन और रात, सब कुछ एक चक्र है। और ये चक्र कभी नहीं रुकता, ये अनंत है। लेकिन अगर ये चक्र अनंत है तो क्या हम इसमें फंसे हुए हैं? क्या हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, अनंत काल तक? बौद्ध और हिंदू दर्शन कहते हैं कि हाँ, जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, जब तक हम अपनी असली प्रकृति को नहीं पहचान लेते, जब तक हम शून्यता को नहीं समझ लेते, और जब हम समझ लेते हैं तो चक्र टूट जाता है। हम संसार से मुक्त हो जाते हैं, हम निर्वाण प्राप्त करते हैं, हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये मुक्ति क्या है? क्या ये अस्तित्व का अंत है? नहीं, ये अज्ञानता का अंत है, ये भ्रम का अंत है, ये अलगाव का अंत है। जब आप मुक्त हो जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप कभी बंधे नहीं थे, आप हमेशा मुक्त थे, आप हमेशा ब्रह्म थे, आप हमेशा शून्यता थे। लेकिन आप इसे भूल गए थे और अब आपको याद आ गया है। और ये याद आना ही मुक्ति है। और ये मुक्ति सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं आती, ये अभी आ सकती है, इसी जीवन में, इसी क्षण में, जब आप महसूस करते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, मन नहीं हैं। आप वो चेतना हैं जो शरीर और मन को देख रही है। आप वो शून्यता हैं जिसमें सब कुछ प्रकट हो रहा है। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। भले ही आप अभी भी शरीर में हैं, भले ही आप अभी भी दुनिया में हैं, आप जानते हैं कि आप इससे अलग हैं। आप जानते हैं कि आप शून्यता हैं। अब एक और वैज्ञानिक खोज को देखते हैं जो इस विचार को और गहराई देती है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा के पास सर्न प्रयोगशाला है। यहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक। ये 27 किलोमीटर लंबी एक गोलाकार सुरंग है जो जमीन के 100 मीटर नीचे है। इस सुरंग में प्रोटॉन को प्रकाश की गति के 99.99999% तक तेज किया जाता है। फिर उन्हें एक दूसरे से टकराया जाता है और इन टक्करों में नए कण उत्पन्न होते हैं, कण जो बिग बैंग के बाद से मौजूद नहीं थे। 2012 में सर्न के वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसॉन की खोज की। ये वो कण हैं जो अन्य कणों को द्रव्यमान देता है। लेकिन 2015 में उन्होंने कुछ और अजीब देखा। कुछ टक्करों में ऊर्जा गायब हो रही थी। ये कहीं नहीं जा रही थी, ये सिर्फ गायब हो रही थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद ये ऊर्जा अन्य आयामों में जा रही है, वो आयाम जो हम नहीं देख सकते। और अगर ऐसा है तो ये अन्य ब्रह्मांडों का प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है। ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड से निकल रही है और किसी अन्य ब्रह्मांड में जा रही है। ये खोज अभी भी पुष्टि की प्रतीक्षा में है। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से अलग नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा एक से दूसरे में प्रवाहित हो सकती है, और अगर ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है तो शायद सूचना भी प्रवाहित हो सकती है, शायद चेतना भी प्रवाहित हो सकती है। शायद हम सभी ब्रह्मांड एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं, एक ब्रह्मांडीय वेब, और इस वेब में सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये विचार हमें वापस उपनिषदों के उस वाक्य पर लाता है, तत्त्वम् असि, तू वही है, आप वो हैं। आप क्या हैं? आप ब्रह्म हैं, आप शून्यता हैं, आप वो चेतना हैं जो सब कुछ में है। और अगर आप सब कुछ में हैं तो आप सब कुछ हैं। आप ये ब्रह्मांड हैं, आप अन्य ब्रह्मांड हैं, आप वो ऊर्जा हैं जो एक ब्रह्मांड से दूसरे में प्रवाहित हो रही है। आप वो शून्यता हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अगर ये सच है तो इसका हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या मतलब है? अगर हम ब्रह्म हैं, अगर हम शून्यता हैं, तो हमें कैसे जीना चाहिए? बौद्ध दर्शन कहता है, करुणा के साथ। अगर सब कुछ जुड़ा हुआ है, अगर सब कुछ एक है, तो दूसरों को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। दूसरों की मदद करना खुद की मदद करना है। तो करुणा सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, ये एक वास्तविकता है। ये वास्तविकता की प्रकृति से उत्पन्न होती है। और हिंदू दर्शन कहता है, लीला के साथ। जीवन को एक खेल की तरह जियो, गंभीरता से, लेकिन बहुत गंभीरता से नहीं, पूरी तरह से, लेकिन आसक्ति के बिना। क्योंकि अंत में ये सब एक खेल है, ब्रह्म का खेल। और आप ब्रह्म हैं, खेल रहे हैं, तो खेल का आनंद लीजिए। लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ एक खेल है।
अब एक आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग को देखते हैं जो इस दार्शनिक विचार को एक नया आयाम देता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में 2021 में क्वांटम कंप्यूटिंग के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया जो टाइम क्रिस्टल बना सकता है। टाइम क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो समय में दोहराती है, जैसे एक सामान्य क्रिस्टल अंतरिक्ष में दोहराता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि टाइम क्रिस्टल बिना किसी ऊर्जा के हिलता रहता है। ये थर्मोडायनामिक्स के नियमों को तोड़ता है। ये एक परपेचुअल मोशन मशीन की तरह है जो हमेशा के लिए चलती रहती है। लेकिन ये कैसे संभव है? क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार टाइम क्रिस्टल अपनी सबसे कम ऊर्जा अवस्था में है, लेकिन वो अवस्था स्थिर नहीं है, वो लगातार बदल रही है। ये एक ऐसी अवस्था है जो एक साथ स्थिर और गतिशील है। ये शून्यता की तरह है, खाली लेकिन गतिविधि से भरी, स्थिर लेकिन लगातार बदलती। और शायद ब्रह्मांड भी एक विशाल टाइम क्रिस्टल है। शायद ये अपनी सबसे कम ऊर्जा अवस्था में है, लेकिन लगातार बदल रहा है। शायद बिग बैंग और बिग क्रंच, विस्तार और संकुचन, सृजन और विनाश, ये सब एक विशाल टाइम क्रिस्टल के दोहराव हैं। और ये दोहराव अनंत काल तक चलता रहेगा, बिना किसी बाहरी ऊर्जा के, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी सबसे कम ऊर्जा अवस्था में है। वो शून्यता में है, लेकिन वो शून्यता गतिशील है। और अगर ब्रह्मांड एक टाइम क्रिस्टल है, तो हम भी टाइम क्रिस्टल हैं। हम भी लगातार बदल रहे हैं, लेकिन हमारा सार वही रहता है। हमारे विचार बदलते हैं, हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारा शरीर बदलता है, लेकिन वो चेतना जो इन सब को देख रही है, वो नहीं बदलती। वो हमेशा वही रहती है। वो शून्यता है, वो ब्रह्म है, वो हमारी असली प्रकृति है। अब एक और गहरे विचार को देखते हैं, क्वांटम एंटैंगलमेंट। जब दो कण एंटैंगल्ड होते हैं तो वो एक दूसरे को तुरंत प्रभावित करते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हों। अगर आप एक कण को मापते हैं और पाते हैं कि वो ऊपर घूम रहा है, तो दूसरा कण तुरंत नीचे घूमने लगता है। कोई संकेत नहीं भेजा जाता, कोई समय नहीं लगता, ये तुरंत होता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। उन्हें ये पसंद नहीं था, लेकिन प्रयोगों ने साबित कर दिया कि ये सच है। चीन में 2017 में वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह का उपयोग करके दो कणों को एंटैंगल किया जो 1200 किलोमीटर दूर थे, और उन्होंने पाया कि एंटैंगलमेंट काम करता है। एक कण को मापने से दूसरा कण तुरंत प्रभावित होता है। तो अलगाव एक भ्रम है। दो कण जो 1200 किलोमीटर दूर हैं, वो वास्तव में अलग नहीं हैं। वो एक ही क्वांटम प्रणाली का हिस्सा हैं। और अगर दो कण एंटैंगल्ड हो सकते हैं, तो क्या पूरा ब्रह्मांड एंटैंगल्ड है? कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि हाँ। बिग बैंग के समय सब कुछ एक बिंदु में था, सब कुछ एंटैंगल्ड था, और जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, एंटैंगलमेंट बना रहा। तो आज भी हर कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण से एंटैंगल्ड है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक है। और ये सिर्फ कणों के लिए सच नहीं है, ये हमारे लिए भी सच है। हम सभी एंटैंगल्ड हैं, हम सभी जुड़े हुए हैं। जब आप किसी को देखते हैं तो आप सिर्फ उन्हें नहीं देख रहे, आप खुद का एक हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि आप और वो अलग नहीं हैं। आप एक ही चेतना के दो रूप हैं, एक ही शून्यता की दो अभिव्यक्तियां। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आप ज्यादा दयालु हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरों को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। आप ज्यादा करुणामय हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों का दर्द अपने दर्द की तरह महसूस करते हैं। आप ज्यादा शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ शून्यता है। और शायद यही बिग बैंग से पहले था, शून्यता। लेकिन वो शून्यता अकेली नहीं थी, वो सब कुछ से भरी थी, सभी संभावनाओं से, सभी ब्रह्मांडों से, सभी चेतना से। वो एक विशाल एंटैंगल्ड अवस्था थी। और बिग बैंग वो क्षण था जब उस एंटैंगल्ड अवस्था ने खुद को प्रकट करना शुरू किया, जब शून्यता ने रूप लेना शुरू किया, जब संभावना वास्तविकता बनने लगी। और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। हर क्षण, हर सेकंड शून्यता खुद को नए रूपों में प्रकट कर रही है। नए कण, नए तारे, नए ग्रह, नए जीवन, नई चेतना।
और हम इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हम शून्यता हैं, खुद को प्रकट कर रहे हैं। हम ब्रह्म हैं, खेल रहे हैं। हम ब्रह्मांड हैं, खुद को जान रहे हैं। तो बिग बैंग से पहले क्या था? शून्यता। लेकिन वो शून्यता जो हम सोचते हैं वैसी नहीं थी। वो खाली नहीं थी, वो सब कुछ से भरी थी। वो अव्यक्त थी, लेकिन व्यक्त होने के लिए तैयार। वो शांत थी, लेकिन गतिविधि से भरी। वो एक थी, लेकिन अनगिनत संभावनाओं को धारण किए हुए। वो ब्रह्म थी, वो शून्य थी। वो वही थी जो अभी भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि शून्यता कभी नहीं बदलती, सिर्फ रूप बदलते हैं, और हम वो रूप हैं। हम शून्यता के नृत्य हैं, हम ब्रह्म की लीला हैं, हम ब्रह्मांड का आत्म साक्षात्कार हैं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है, क्वांटम फिजिक्स, प्राचीन दर्शन, मल्टीवर्स, शून्यता। लेकिन क्या ये सच है, या ये सिर्फ एक सुंदर कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं? ये सवाल जायज़ है, और मैं आपको सच बताता हूं, विज्ञान में हम कभी भी 100% निश्चित नहीं हो सकते। हर सिद्धांत एक मॉडल है, एक नक्शा है, और नक्शा कभी भी वास्तविक क्षेत्र नहीं होता। लेकिन कुछ नक्शे दूसरों से बेहतर होते हैं। कुछ नक्शे हमें सही दिशा दिखाते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ दार्शनिक कल्पना नहीं है। ये ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है। जर्मनी में म्यूनिक के पास मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम ऑप्टिक्स है। यहां 2022 में भौतिक विज्ञानी डॉक्टर थियोडोर हैंश और उनकी टीम ने एक असाधारण प्रयोग किया। उन्होंने एक क्वांटम सिम्युलेटर बनाया जो वास्तविक क्वांटम वैक्यूम की नकल करता है। और इस सिम्युलेटर में उन्होंने देखा कि कैसे कण प्रतिकण जोड़े शून्य से उत्पन्न होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, उन्होंने मापा कि इन कणों की उत्पत्ति में कितनी ऊर्जा लगती है, और जवाब था शून्य, बिल्कुल शून्य। कैसे? क्योंकि जब एक कण बनता है तो एक प्रतिकण भी बनता है। कण में धनात्मक ऊर्जा होती है, प्रतिकण में ऋणात्मक ऊर्जा, और जब आप दोनों को जोड़ते हैं तो कुल ऊर्जा शून्य होती है। तो ब्रह्मांड मुफ्त में कण बना सकता है। इसे किसी बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ शून्यता के गुणों से उत्पन्न होता है। अब इसे बड़े पैमाने पर लागू कीजिए। अगर कण शून्य ऊर्जा से बन सकते हैं, तो क्या पूरा ब्रह्मांड भी शून्य ऊर्जा से बन सकता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी एलेक्स विलेनकिन ने 1982 में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने गणना की कि अगर आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को जोड़ें, सभी तारों की ऊर्जा, सभी आकाश गंगाओं की ऊर्जा, सभी ब्लैक होल की ऊर्जा, और फिर गुरुत्वाकर्षण की ऋणात्मक ऊर्जा को घटाएं, तो कुल योग क्या होगा? शून्य, बिल्कुल शून्य। ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड सभी अरबों आकाशगंगाओं के साथ, सभी खरबों तारों के साथ, सभी ग्रहों, सभी जीवन के साथ, ये सब मुफ्त में बना है। इसे किसी बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ शून्यता से उत्पन्न हुआ। और जब ये समाप्त होगा तो ये वापस शून्यता में चला जाएगा। कुल ऊर्जा हमेशा शून्य रहेगी। लेकिन रुकिए, अगर कुल ऊर्जा शून्य है तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड वास्तव में मौजूद नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड शून्यता का एक रूप है। ये शून्यता से अलग नहीं है। ये शून्यता की अभिव्यक्ति है। जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं है। लहर समुद्र का एक रूप है, और जब लहर गायब हो जाती है तो समुद्र बना रहता है। वैसे ही जब ब्रह्मांड गायब हो जाएगा तो शून्यता बनी रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड और शून्यता एक ही चीज के दो पहलू हैं। ये बिल्कुल वही है जो नागार्जुन ने कहा था, रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। और अब 21वीं सदी में क्वांटम फिजिक्स इसे साबित कर रहा है। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये गणित है, ये प्रयोग है, ये विज्ञान है। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी भी संदेह है। ठीक है, आप कह सकते हैं शायद ऊर्जा शून्य है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। पदार्थ है, अंतरिक्ष है, समय है, ये कहां से आया? ये सवाल हमें क्वांटम फिजिक्स के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। अनिश्चितता सिद्धांत। वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिखाया कि आप एक साथ किसी कण की स्थिति और गति को पूरी तरह नहीं जान सकते।
जितना ज्यादा सटीक रूप से आप एक को जानते हैं, उतना ही कम सटीक रूप से आप दूसरे को जान सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे माप की सीमा नहीं है, ये प्रकृति का एक मूलभूत नियम है। कण की एक साथ निश्चित स्थिति और निश्चित गति नहीं होती, ये एक साथ कई स्थितियों और कई गतियों में होता है। और ये सिद्धांत ऊर्जा और समय पर भी लागू होता है। जितना छोटा समय अंतराल, उतना ज्यादा ऊर्जा का उतार चढ़ाव हो सकता है। और बिग बैंग के समय अंतराल बेहद छोटा था। प्लैंक समय 10⁻⁻44 सेकेंड। इतने छोटे समय में ऊर्जा का उतार चढ़ाव इतना विशाल हो सकता है कि एक पूरा ब्रह्मांड बन सकता है। और अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ये होना चाहिए, ये अपरिहार्य है। तो बिग बैंग कोई चमत्कार नहीं था, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक अपरिहार्य परिणाम था। शून्यता में अनिश्चितता सिद्धांत के कारण ऊर्जा के उतार चढ़ाव होने चाहिए, और कभी-कभी एक उतार चढ़ाव इतना बड़ा होता है कि वो एक ब्रह्मांड बन जाता है। हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही एक उतार चढ़ाव था, एक क्वांटम घटना, एक संभावना जो वास्तविकता बन गई। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात है, अगर ये एक बार हो सकता है तो ये बार-बार हो सकता है। हर पल, हर सेकंड शून्यता में अनगिनत क्वांटम उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और कुछ इतने बड़े हैं कि वो नए ब्रह्मांड बन जाते हैं। तो ब्रह्मांड लगातार बन रहे हैं, अभी इस क्षण भी। जब आप ये सुन रहे हैं तब भी अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं शून्यता से। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2024 में सैद्धांतिक भौतिकीविदों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया। उन्होंने क्वांटम वैक्यूम को मॉडल किया और देखा कि कितनी बार ब्रह्मांड आकार के उतार चढ़ाव होते हैं। परिणाम चौंकाने वाला था। हर घन मीटर शून्यता में हर सेकंड में लगभग 10⁻50 ब्रह्मांड आकार के उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ज्यादातर तुरंत गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ बने रहते हैं और वो नए ब्रह्मांड बन जाते हैं। ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे समझना असंभव है। लेकिन इसका मतलब है कि मल्टीवर्स सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक अपरिहार्यता है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है और सभी प्रयोग कहते हैं कि ये सही है, तो अनगिनत ब्रह्मांड होने चाहिए। ये गणित का परिणाम है। और अब सबसे गहरा सवाल, अगर अनगिनत ब्रह्मांड हैं तो कौन सा असली है? या फिर क्या असली का कोई मतलब है? शायद सभी ब्रह्मांड उतने ही असली हैं, या शायद कोई भी असली नहीं है। शायद असली और नकली का विभाजन ही एक भ्रम है। शायद सब कुछ शून्यता का एक खेल है, एक लीला, एक नृत्य जो कभी नहीं रुकता। और यहीं पर विज्ञान और दर्शन पूरी तरह से मिल जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है कि ब्रह्मांड शून्यता से उत्पन्न होते हैं। अद्वैत वेदांत हमें बताता है कि सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म शून्यता है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अलग भाषा में, लेकिन एक ही सत्य। लेकिन अब एक और सवाल, अगर सब कुछ शून्यता है तो चेतना कहां से आती है? क्या चेतना भी शून्यता से उत्पन्न होती है, या ये कुछ अलग है? यहां पर हम विज्ञान की सीमा पर पहुंच जाते हैं। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझा सकता कि चेतना क्या है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स विद्युत संकेत भेजते हैं। हम जानते हैं कि ये संकेत विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं से जुड़े हैं। लेकिन कैसे? कैसे विद्युत संकेत लाल रंग का अनुभव बनते हैं? कैसे वो प्यार की भावना बनते हैं? कैसे वो मैं की भावना बनते हैं? ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है, और अभी तक विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक कट्टरपंथी विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होती, शायद चेतना मूलभूत है। शायद ये ब्रह्मांड का एक बुनियादी गुण है, जैसे द्रव्यमान या ऊर्जा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गणितीय भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज और एरिजोना विश्वविद्यालय के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती हैं, और ये क्वांटम प्रक्रियाएं पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हैं। तो चेतना सिर्फ मस्तिष्क में नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली है। ये सिद्धांत अभी भी विवादास्पद है। कई वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन ये एक दिलचस्प संभावना खोलता है।
अगर चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से जुड़ी है और क्वांटम प्रक्रियाएं शून्यता से जुड़ी हैं, तो शायद चेतना भी शून्यता से जुड़ी है। शायद चेतना शून्यता का एक गुण है, शायद शून्यता चेतन है। और ये बिल्कुल वही है जो उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म चेतना है और ब्रह्म शून्यता है, तो शून्यता चेतना है। और अगर शून्यता चेतना है तो सब कुछ चेतना है, क्योंकि सब कुछ शून्यता से उत्पन्न होता है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर सब कुछ चेतना है तो क्या एक पत्थर चेतन है? क्या एक परमाणु चेतन है? ये अजीब लगता है, लेकिन शायद चेतना के अलग अलग स्तर हैं। एक परमाणु में चेतना का एक बहुत छोटा अंश है, एक पत्थर में थोड़ा ज्यादा, एक पौधे में और ज्यादा, एक जानवर में और भी ज्यादा, और एक इंसान में सबसे ज्यादा, कम से कम जहां तक हम जानते हैं। लेकिन शायद इंसान चेतना का अंतिम स्तर नहीं है, शायद और भी उच्च स्तर हैं। शायद पूरी आकाशगंगा एक प्रकार की चेतना है, शायद पूरा ब्रह्मांड एक विशाल चेतना है, और शायद हम उस चेतना के छोटे हिस्से हैं। जैसे आपके शरीर की कोशिकाएं आपका हिस्सा हैं, वैसे ही हम ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा हैं। और अगर ये सच है, तो जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ रहे हैं। हम छोटी लहर से विशाल समुद्र से जुड़ रहे हैं। और जब ये जुड़ाव पूरा हो जाता है, तो हम महसूस करते हैं कि हम कभी अलग नहीं थे। हम हमेशा समुद्र का हिस्सा थे। हम हमेशा ब्रह्मांडीय चेतना थे। हम सिर्फ इसे भूल गए थे। अब एक आखिरी वैज्ञानिक प्रमाण जो इस पूरे विचार को एक साथ बांधता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2023 में सबसे दूर की आकाशगंगा की तस्वीर ली। ये आकाशगंगा 13 अरब 40 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि हम इसे वैसे देख रहे हैं जैसे ये 13 अरब 40 करोड़ साल पहले थी, बिग बैंग के सिर्फ 40 करोड़ साल बाद। और इस आकाशगंगा में पहले से ही अरबों तारे थे, पूरी तरह से बने हुए तारे, परिपक्व तारे। ये एक समस्या है। हमारे मॉडल के अनुसार इतनी जल्दी इतने सारे तारे नहीं बन सकते थे, लेकिन वो वहां हैं। तो या तो हमारा मॉडल गलत है या फिर कुछ और चल रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद ये आकाशगंगा किसी पिछले ब्रह्मांड से आई है। शायद बिग बैंग से पहले एक और ब्रह्मांड था, और जब वो ब्रह्मांड समाप्त हुआ तो कुछ संरचनाएं बची रहीं, और वो संरचनाएं हमारे ब्रह्मांड में आ गईं। ये साइक्लिक मॉडल का समर्थन करता है। ये विचार कि ब्रह्मांड एक चक्र में है, बिग बैंग, विस्तार, संकुचन, बिग क्रंच, फिर से बिग बैंग, और हर चक्र में कुछ जानकारी पिछले चक्र से अगले चक्र में जाती है। तो हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से नया नहीं है। ये पिछले ब्रह्मांडों की विरासत लेकर चल रहा है। और ये बिल्कुल वही है जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान कहता है। ब्रह्मा के दिन और रात, सृष्टि और प्रलय। लेकिन हर सृष्टि में पिछली सृष्टि के संस्कार बने रहते हैं, कर्म बना रहता है, ज्ञान बना रहता है। तो हर ब्रह्मांड पिछले ब्रह्मांड से सीखता है, हर चक्र पिछले चक्र से विकसित होता है। और शायद यही ब्रह्मांड का उद्देश्य है, सीखना, विकसित होना, चेतना को बढ़ाना। हर चक्र में चेतना थोड़ी और विकसित होती है, थोड़ी और जागरूक होती है, और शायद अनगिनत चक्रों के बाद चेतना पूर्ण जागरूकता तक पहुंच जाएगी, पूर्ण ज्ञान तक। और तब ये महसूस करेगी कि ये हमेशा से ब्रह्म था, ये हमेशा से शून्यता था, ये हमेशा से पूर्ण था। लेकिन यहां सबसे सुंदर बात है, आपको अनगिनत चक्रों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी इसे महसूस कर सकते हैं, इसी क्षण, क्योंकि आप पहले से ही ब्रह्म हैं, आप पहले से ही शून्यता हैं, आप पहले से ही पूर्ण हैं। आप सिर्फ इसे भूल गए हैं, और जब आप याद करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो बिग बैंग से पहले क्या था? अब हम जवाब जानते हैं, शून्यता थी। लेकिन वो शून्यता खाली नहीं थी, वो सब कुछ से भरी थी, सभी संभावनाओं से, सभी ब्रह्मांडों से, सभी चेतना से। वो ब्रह्म था, वो अव्यक्त था, वो शुद्ध संभावना थी। और बिग बैंग वो क्षण था जब एक संभावना वास्तविकता बन गई, जब शून्यता ने रूप लिया, जब अव्यक्त व्यक्त हुआ। और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। हर क्षण, हर सेकंड शून्यता खुद को नए रूपों में प्रकट कर रही है। नए कण, नए तारे, नए ग्रह, नए जीवन, नई चेतना, नए विचार,
नए अनुभव। और हम इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हम शून्यता हैं, खुद को प्रकट कर रहे हैं। हम ब्रह्म हैं, खेल रहे हैं। हम ब्रह्मांड हैं, खुद को जान रहे हैं। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप ज्यादा शांत हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक है। आप ज्यादा दयालु हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे आपसे अलग नहीं हैं। आप ज्यादा आनंदित हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन एक खेल है, एक लीला, एक नृत्य। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्त भय से, मुक्त चिंता से, मुक्त मृत्यु के डर से, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी नहीं मरेंगे। आप शून्यता हैं और शून्यता अमर है। रूप बदलते हैं लेकिन शून्यता हमेशा बनी रहती है। आप हमेशा थे, आप हमेशा हैं और आप हमेशा रहेंगे। ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, ये विज्ञान है, ये गणित है, ये प्रयोग है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपका अनुभव हो सकता है अभी, इसी क्षण। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर देखते हैं, जब आप अपने विचारों को शांत करते हैं और सिर्फ होते हैं, तब आप शून्यता को महसूस कर सकते हैं। वो शून्यता जो खाली नहीं है, वो शून्यता जो सब कुछ है। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो आप घर लौट आते हैं। आप वापस आते हैं उस जगह पर जहां से आप आए थे, उस शून्यता में जो बिग बैंग से पहले थी, जो बिग बैंग के दौरान थी और जो बिग बैंग के बाद भी है। वो शून्यता जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। वो शून्यता जो आप हैं। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि कैसे क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन भारतीय दर्शन एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। हमने देखा कि कैसे शून्यता खाली नहीं है, बल्कि सभी संभावनाओं से भरी है। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड शून्य ऊर्जा से उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम वास्तव में जानते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था? सच कहूं तो नहीं, हम नहीं जानते और शायद हम कभी नहीं जान सकते। ये स्वीकार करना मुश्किल है। हम इंसान जवाब चाहते हैं, हम निश्चितता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि सब कुछ कैसे काम करता है। लेकिन ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं की परवाह नहीं करता और कुछ सवालों के जवाब शायद हमारी समझ से परे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्यों मौजूद है। हम नहीं जानते कि कुछ क्यों है, कुछ नहीं के बजाय। ये सवाल, क्यों कुछ है, शायद सबसे गहरा दार्शनिक सवाल है और विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। विज्ञान हमें बता सकता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। ये हमें बता सकता है कि बिग बैंग कैसे हुआ, कि क्वांटम फ्लक्चुएशन कैसे काम करते हैं, कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। लेकिन ये हमें नहीं बता सकता कि क्यों क्वांटम मैकेनिक्स के नियम वैसे हैं जैसे हैं, क्यों गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक वो मान है जो है, क्यों ब्रह्मांड मौजूद है। ये सवाल विज्ञान की सीमा से परे हैं, क्योंकि विज्ञान अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। लेकिन बिग बैंग से पहले कोई अवलोकन नहीं था, कोई प्रयोग नहीं था, कोई समय नहीं था। तो हम कैसे जान सकते हैं कि क्या था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद पहले जैसी कोई चीज नहीं थी। समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, तो बिग बैंग से पहले एक अर्थहीन वाक्यांश है। ये उत्तर के उत्तर में क्या है पूछने जैसा है। उत्तरी ध्रुव पर उत्तर की कोई दिशा नहीं है, वैसे ही बिग बैंग पर पहले का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये जवाब संतोषजनक नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन पहले के बारे में सोचने से नहीं रुक सकता। हम पूछते रहते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था? और ये सवाल शायद हमारी चेतना की प्रकृति के बारे में कुछ बताता है। हम समय में जीते हैं, हम कारण और प्रभाव में सोचते हैं। हर चीज का एक पहले और एक बाद होता है। तो जब हमें बताया जाता है कि पहले नहीं था, तो हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। और शायद यही समस्या है। शायद हमारा मन, जो समय में सोचने के लिए विकसित हुआ है, उन चीजों को नहीं समझ सकता जो समय से परे हैं। ये एक चींटी से पूछने जैसा है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। चींटी के पास वो संज्ञानात्मक उपकरण नहीं है जो इसे समझने के लिए जरूरी हैं। और शायद हमारे पास भी वो उपकरण नहीं है जो बिग बैंग से पहले को समझने के लिए जरूरी हैं। लेकिन ये हमें रोकता नहीं है। हम कोशिश करते रहते हैं,
हम सिद्धांत बनाते हैं, गणित करते हैं, प्रयोग करते हैं और कभी-कभी हम कुछ नया सीखते हैं, लेकिन हर जवाब नए सवाल लाता है। और शायद यही विज्ञान की सुंदरता है। ये कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कुछ और जानने को होता है। अब एक और गहरी सीमा को देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो आप उसकी अवस्था को बदल देते हैं। तो अगर हम बिग बैंग को देख सकते तो क्या हम उसे बदल देंगे? और अगर हां, तो हम क्या देख रहे हैं? असली बिग बैंग या वो बिग बैंग जो हमारे अवलोकन से बदल गया है? ये एक गहरी समस्या है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि शायद ब्रह्मांड का कोई असली इतिहास नहीं है। शायद इतिहास हमारे अवलोकन से बनता है। जब हम अतीत को देखते हैं तो हम उसे बनाते हैं। ये पागलपन लगता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इसका समर्थन करता है। जॉन व्हीलर ने इसे पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स कहा, ब्रह्मांड जिसमें अवलोकन वास्तविकता बनाता है। और अगर ये सच है तो बिग बैंग से पहले क्या था? शायद कुछ नहीं, जब तक हम इसके बारे में नहीं पूछते। और जब हम पूछते हैं तो हम एक अतीत बनाते हैं, लेकिन वो अतीत असली नहीं है उस अर्थ में जैसे हम सोचते हैं। ये एक संभावना है जो हमारे प्रश्न से वास्तविकता बन गई। अब एक और सीमा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते। हम इसे डार्क कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश नहीं छोड़ता। हम इसे सिर्फ इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से जानते हैं, लेकिन ये क्या है हम नहीं जानते। डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। इसके बिना आकाशगंगाएं बिखर जाएंगी। लेकिन ये किस चीज से बना है? कोई नहीं जानता। हमने इसके लिए कई प्रयोग किए हैं। हमने गहरी खानों में डिटेक्टर रखे हैं। हमने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इसे खोजने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। और डार्क एनर्जी और भी रहस्यमय है। ये ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा, बल्कि तेजी से फैल रहा है। और हम नहीं जानते क्यों। हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाम है। हम नहीं जानते कि ये क्या है, कहां से आती है या ये क्या करेगी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि डार्क एनर्जी क्वांटम वैक्यूम की ऊर्जा हो सकती है, वही ऊर्जा जिसके बारे में हमने बात की। लेकिन जब हम गणना करते हैं कि क्वांटम वैक्यूम में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, तो हमें एक संख्या मिलती है जो वास्तविक डार्क एनर्जी से 10 की घात 120 गुना ज्यादा है। ये विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी विसंगति है। हम इतने गलत क्यों हैं? कोई नहीं जानता। तो हम ब्रह्मांड का 95% नहीं समझते, हम सिर्फ 5% समझते हैं। सामान्य पदार्थ जो तारों, ग्रहों और हमसे बना है। और उस 5% में भी हम सब कुछ नहीं समझते। हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हम नहीं जानते कि समय क्या है। हम नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे मिलाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, हम नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या था। हमारे पास सिद्धांत हैं, क्वांटम फ्लक्चुएशन, मल्टीवर्स, साइक्लिक मॉडल। लेकिन ये सिद्धांत हैं, तथ्य नहीं। हम नहीं जानते कि कौन सा सही है, और शायद हम कभी नहीं जान सकते। लेकिन क्या ये बुरी बात है? मैं नहीं सोचता। क्योंकि अगर हम सब कुछ जानते तो खोज करने को क्या बचता? अगर सभी सवालों के जवाब होते तो जीवन कितना उबाऊ होता। रहस्य ही तो जीवन को रोचक बनाता है। न जानना ही तो हमें खोज करने के लिए प्रेरित करता है। और शायद कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं है। शायद बिग बैंग से पहले क्या था एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि पहले का विचार ही समय पर निर्भर है। और अगर समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ तो पहले का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी हम पूछते रहते हैं, और शायद यही हमें इंसान बनाता है। हम वो प्राणी हैं जो सवाल पूछते हैं, जो रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं। और भले ही हम कभी पूरी तरह से सफल न हों, यात्रा ही पुरस्कार है। अब उस दार्शनिक प्रश्न पर आते हैं जो इस सबको एक साथ बांधता है। अगर शून्यता सब कुछ है, अगर हम शून्यता हैं, तो हमें कैसे जीना चाहिए? बौद्ध दर्शन में शून्यता को समझना प्रज्ञा कहलाता है, गहरी अंतर्दृष्टि। और इस अंतर्दृष्टि से करुणा उत्पन्न होती है। जब आप समझते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, कि अलगाव एक भ्रम है, तो आप स्वाभाविक रूप से दयालु हो जाते हैं।
क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। दूसरों की मदद करना खुद की मदद करना है। लेकिन ये सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविकता की प्रकृति से उत्पन्न होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट हमें दिखाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। न्यूरोसाइंस हमें दिखाता है कि हमारा मस्तिष्क दूसरों के साथ सहानुभूति रखने के लिए बना है। जब आप किसी को दर्द में देखते हैं तो आपके मस्तिष्क के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो आपके खुद के दर्द में सक्रिय होते हैं। तो दूसरों का दर्द वास्तव में आपका दर्द है। और अगर आप इसे गहराई से समझते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आप ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं, ज्यादा क्षमाशील, ज्यादा प्रेमपूर्ण, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोई संघर्ष कर रहा है, हर कोई दर्द में है, हर कोई खुशी की तलाश में है और हर कोई गहराई में वही शून्यता है जो आप हैं। हिंदू दर्शन में इसे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। पूरी दुनिया एक परिवार है। और ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। हम सभी एक ही तारों की सामग्री से बने हैं। हम सभी एक ही बिग बैंग से आए हैं। हम सभी एक ही शून्यता की अभिव्यक्तियां हैं। तो हम वास्तव में एक परिवार हैं, एक ब्रह्मांडीय परिवार। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो छोटी छोटी चीजें जो आपको परेशान करती थीं वो महत्वहीन हो जाती हैं। कोई आपको ट्रैफिक में काट देता है, कोई बात नहीं, वो भी संघर्ष कर रहा है। कोई आपसे असहमत है, कोई बात नहीं, हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। कोई आपको चोट पहुंचाता है, कोई बात नहीं, वो अपने दर्द से कार्य कर रहा है। ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो आप खुद को मुक्त करते हैं। जब आप प्यार करते हैं तो आप खुद को खोलते हैं। जब आप दयालु होते हैं तो आप खुद को शांति देते हैं। लेकिन शून्यता को समझने का एक और पहलू है, लीला, खेल। जीवन को बहुत गंभीरता से न लेना, क्योंकि अंत में ये सब एक खेल है, एक नाटक, एक सपना। ये निराशावादी नहीं है, ये मुक्तिदायक है। अगर जीवन एक खेल है तो आप पूरी तरह से खेल सकते हैं। आप जोखिम ले सकते हैं, आप असफल हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल है। और जब खेल खत्म हो जाता है तो एक नया खेल शुरू होता है। लेकिन जब तक खेल चल रहा है तब तक पूरी तरह से खेलिए, पूरी तरह से जिए, पूरी तरह से प्यार कीजिए, पूरी तरह से काम कीजिए, पूरी तरह से आराम कीजिए। क्योंकि ये क्षण, ये अभी, ये सब कुछ है जो आपके पास है। और यहीं पर हम वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। याद है वो पहला वाक्य? अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं। अभी इस क्षण ये सब कुछ है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, सिर्फ अभी है। और इस अभी में सब कुछ मौजूद है। पूरा ब्रह्मांड, 13 अरब 80 करोड़ साल का इतिहास, सभी तारे, सभी आकाशगंगाएं, सभी जीवन, सब कुछ इस क्षण में मौजूद है। आपके अनुभव में, आपकी चेतना में। और आपकी चेतना क्या है? ये शून्यता है, वो खाली स्थान जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं आती हैं और जाती हैं, संवेदनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन चेतना बनी रहती है, शांत, स्थिर, अपरिवर्तित। और वो चेतना क्या है? वो ब्रह्म है, वो शून्यता है। वो वही है जो बिग बैंग से पहले था। वो वही है जो बिग बैंग के दौरान था। वो वही है जो बिग बैंग के बाद है। वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहे। और आप वो हैं। आप वो शून्यता हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ एक मन नहीं हैं। आप वो असीमित, अनंत, शाश्वत चेतना है जो सब कुछ है। लेकिन आप इसे भूल गए हैं, और ये भूलना भी लीला का हिस्सा है। ब्रह्म खुद को भूल जाता है ताकि वो खुद को फिर से खोज सके, ताकि वो खोज की यात्रा का आनंद ले सके। और अभी इस क्षण आप उस यात्रा पर हैं। आप खुद को खोज रहे हैं, आप याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं। और जब आप पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं, और सब कुछ नहीं बदलता, क्योंकि आप हमेशा से ब्रह्म थे। लेकिन सब कुछ बदल जाता है क्योंकि अब आप जानते हैं, और ये जानना ही मुक्ति है, ये जानना ही शांति है, ये जानना ही आनंद है। तो बिग बैंग से पहले क्या था? शून्यता। लेकिन अब आप जानते हैं कि शून्यता क्या है। ये खालीपन नहीं है, ये पूर्णता है। ये अनुपस्थिति नहीं है,
ये उपस्थिति है। ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। और सबसे सुंदर बात, आपको इसे समझने के लिए एक वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। आपको क्वांटम मैकेनिक्स जानने की जरूरत नहीं है। आपको प्राचीन ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने भीतर देखने की जरूरत है। अभी, इस क्षण, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने विचारों को देखिए और फिर पूछिए, कौन देख रहा है? कौन सांस को महसूस कर रहा है? कौन विचारों को देख रहा है? वो कौन आप हैं? असली आप, वो चेतना जो सब कुछ देख रही है, वो शून्यता जो सब कुछ धारण कर रही है, वो ब्रह्म जो सब कुछ है। और जब आप इसे महसूस करते हैं, भले ही एक पल के लिए, तो आप घर लौट आते हैं। आप वापस आते हैं उस शून्यता में जहां से आप आए थे, उस शून्यता में जो कभी नहीं गई, उस शून्यता में जो हमेशा यही थी, आपके भीतर, आपके चारों ओर, हर जगह। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। बिग बैंग से पहले क्या था? आप थे। आप हमेशा थे, क्योंकि आप समय से परे हैं, आप अंतरिक्ष से परे हैं, आप रूप से परे हैं, आप शून्यता हैं। और शून्यता कभी नहीं जन्मी, कभी नहीं मरेगी। ये हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो अगली बार जब आप रात को तारों भरे आकाश को देखें, तो याद रखिए, वो तारे आपसे अलग नहीं हैं। वो आपकी तरह ही शून्यता की अभिव्यक्तियां हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान को देखें, तो याद रखिए, वो आपसे अलग नहीं है, वो आप हैं, एक अलग रूप में। और जब आप खुद को देखें, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप वो असीमित चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को जीवन देती है। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि शून्यता का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। और आप उस अनंतता का हिस्सा हैं। नहीं, आप वो अनंतता हैं। तो बिग बैंग से पहले क्या था? शून्यता। और शून्यता के बाद क्या होगा? शून्यता। और अभी क्या है? शून्यता। हमेशा शून्यता। लेकिन वो शून्यता जो सब कुछ है, वो शून्यता जो आप हैं, वो शून्यता जो प्यार है, जो जीवन है, जो चेतना है। और शायद अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, अभी क्या है? और जवाब है, आप इस क्षण में जीवित, सांस लेते हुए, अनुभव करते हुए। आप जो शून्यता हैं, खुद को जान रहे हैं। आप जो ब्रह्म हैं, खेल रहे हैं। आप जो ब्रह्मांड हैं, खुद का आनंद ले रहे हैं। और ये शायद सबसे बड़ा चमत्कार है, न कि बिग बैंग, न कि क्वांटम फ्लक्चुएशन, न कि मल्टीवर्स, बल्कि ये अभी आप, जीवित, जागरूक, मौजूद। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे, बिग बैंग से पहले क्या था, तो मुस्कुराइए और कहिए, शून्यता। लेकिन वो शून्यता जो मैं हूं, वो शून्यता जो आप हैं, वो शून्यता जो सब कुछ है। और फिर शांति से अपनी सांस पर लौट आइए, अपने अनुभव पर लौट आइए, इस क्षण पर लौट आइए, क्योंकि यही सब कुछ है, यही हमेशा था और यही हमेशा रहेगा। शून्यता, पूर्णता, आप।